एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। और आज जो विषय है, आप सभी देख रहे हैं कि क्या मेरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं। और मैं इसी प्रश्न से बात शुरू कर रहा हूं। ये एक्चुअली कोई सर्वे ओपिनियन या इस तरह की बात नहीं है। स्थिति दुर्भाग्य से जो प्रदेश में हो रही है, मैं आज उस संदर्भ में आपसे बात करना चाह रहा हूं। और विषय शुरू होता है ननकी राम कंवर जी के पत्र से। पूर्व मंत्री रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक आईएएस के लिए पत्र जारी किया है, अजीत वसंत जी के लिए, जो कि कोरबा कलेक्टर है। और तमाम मनमानी और तमाम चीजों की बात कही है। और उसी संदर्भ में आज मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आज सुबह शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी, बहुत ही कम लोगों को, कि बलौदा बाजार के कोट एक गांव है, वहां पर कसडोल में, उस कोट गांव में लगभग 500-700 की संख्या में पुलिस बल मौजूद था। और ये पुलिस बल मौजूद क्यों था, मैं बस इस उदाहरण से आपके सामने अपनी पूरी बात रख दूंगा। और वो पुलिस बल इसीलिए मौजूद था क्योंकि वहां पर गांव की महिलाएं जो हैं, वो एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी या कर रही हैं, जो कि एक क्रशर के खिलाफ चल रहा है। आप सोचिए, मैंने इसको लेकर अपनी फेसबुक की पहले एक पोस्ट भी डाली थी। एक क्रशर से संबंधित लोग इतने प्रदेश में मजबूत हो जाते हैं, एक व्यापारी इतना मजबूत हो जाता है कि वो आज हमारे प्रदेश के एक गांव के लगभग 100-200 परिवार जो भी हैं उनको प्रभावित कर रहा है। अपनी धन दौलत से हमारे मंत्रियों और हमारे अधिकारियों को भी मैनेज कर रहा है। और तीसरी चीज, इसके दौरान वह अपना व्यवसाय चला रहा है, अपना लाभ अर्जित कर रहा है, उसमें उसकी हिस्सेदारी लोगों की हो रही है। और इसके बाद वो गांव वालों का दमन करते हुए हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने व्यापार से। और दुर्भाग्य से हमारे संगठन के कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं कि जिनको ना संगठन के प्रति कोई जिम्मेदारी रह गई है, ना ही सरकार के प्रति कोई उनका दायित्व बोध रह गया है कि हाँ, सब सरकार चल रही है तो एक जिम्मेदारी के साथ चलनी चाहिए। और इस प्रकरण में यह हुआ कि आज सुबह मैंने, आज से 3 दिन पहले, बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर जो दीपक सोनी है, ये दीपक सोनी वही है जो मैंने अपने पिछले लाइव वीडियो में जो 10 दोस्तों की बात की थी ना, 10 आईएएस दोस्तों की, उनमें से ये 10वें आईएएस दोस्त है। बलौदाबाजार आपको पता है कि धन संपत्ति राजस्व के मामले में उद्योग आधारित जिला है, वहां बहुत सारे प्लांट्स हैं और उसे एक तरह से लक्ष्मी जिला माना जाता है। तो यहां पर जो दीपक सोनी जी पदस्थ हैं, और बलौदाबाजार कांड आप वो भी परिचित हैं जब वहां पर आग लगाई गई थी कलेक्ट्रेट में। तो दीपक सोनी जी से जब मेरी आज बात हुई, मैंने 3 दिन पहले उनको मैसेज किया था कि दीपक सोनी जी, ये मेरी प्रोफाइल है और मैं आपसे जो कोट गांव है उसके संदर्भ में बात करना चाहता हूं, तो आप कृपया समय बताएं। आज तक उनका कोई संदेश नहीं आया। फिर जब आज सुबह मैंने उनसे फोन लगाया, आप इससे समझिए कि हमारी सरकार किस तरह से चल रही है, इसे एक उदाहरण से। तब उनका ये कहना था, दीपक सोनी जी का, कि मैंने पूछा कि भाई, कोट गांव में हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। कोट गांव की तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं क्रशर के विरोध में। गांव की महिलाएं गिरफ्तारी देने जा रही हैं और उन्होंने ये तय किया है कि जमानत नहीं लेंगी। गांव के पुरुष पीछे हैं, महिलाएं आगे हैं। और जब महिलाएं आगे हैं तो इसका स्वाभाविक अर्थ है कि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी उनकी गोद में होंगे। और इन महिलाओं के आंदोलन को दबाने के लिए, गिरफ्तारी नहीं देने के लिए, आज लगभग 500 से 1000 का जो पुलिस बल था वो वहां पर तैनात था। तो दीपक सोनी जी, कलेक्टर बलौदाबाजार को जब मैंने आज सुबह फोन किया कि आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, क्या समाधान निकल रहा है, तो एक जैसा बिल्कुल अपेक्षित जवाब होता है ना एक प्रशासनिक अधिकारी का। बोले, नहीं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, पार्टी हाईकोर्ट चले गई है, तमाम चीजें हैं। तो मैंने यही उनको जब ये बात कही कि साहब, पार्टी हाईकोर्ट चले गई है, कोई किसी पार्टी को हाईकोर्ट जाने की जरूरत कब पड़ती है? जब प्रशासन अक्षम हो जाता है या अकर्मण्य हो जाता है। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई, पार्टी क्यों जरूरत पड़ गई, इसको तत्काल इसका समाधान क्यों नहीं करना
कर दिया गया, इस मामले को अभी तक क्यों खींचा गया इतना लंबा, तब उनका पहला प्रश्न था कि भाई आप कौन है ये प्रश्न पूछने वाले। तो ये आईएएस लोगों का दिमाग इससे आगे नहीं चल पाता है। जब भी आप इनकी जवाबदेही तय करने जाएंगे ना, तो ये इतनी अकर्मण्य कौम है। कुछ आईएएस काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं अधिकतर की बात कर रहा हूं। ये इतने अकर्मण्य कौम है ये आईएएस जो होती है ना, कि ये अपनी जवाबदेही से हमेशा बचते हैं। और अपनी जवाबदेही से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि दूसरे पे प्रश्न उठाओ। और आज दीपक सोनी ने भी वही किया, तो मैंने उनको एक बहुत टका सा जवाब दिया। मैंने कहा एक काम करिए, आप अपने सीनियर ओपी चौधरी जी से बात कर लीजिएगा कि प्रतीक पांडे कौन है। और दूसरी चीज, जब मैंने 3 दिन पहले आपको अपनी प्रोफाइल भेजी थी, तो आपको पढ़ लेना था। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये हो रही है, मैंने उनको यही कहा कि इसमें विपक्ष को मौका मिल रहा है कि भाई हमारी सरकार जो है एक छोटे से मामले में समाधान नहीं निकाल पा रही है, और इस छोटे से मामले में समाधान नहीं निकलने के कारण विपक्ष उस गांव में अपनी पकड़ बना रहा है, कांग्रेस के लोग। तब जब सारी ये चीजें कहा, तब दीपक सोनी जी को समझ में आया कि शायद ठीक है, कुछ मामला गलत हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको 3 चीज कही। पहली चीज, आप मेरी प्रोफाइल पढ़िए। दूसरी चीज, आप समस्या को समझिए अपने स्थानीय अधिकारियों से। और तीसरी चीज मैंने कहा, आप व्हाट्सएप पे मुझे बताइए कि आपसे मैं इस मामले को लेकर संवाद कब कर सकता हूं। तो फिलहाल अभी 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, दीपक सोनी जी का कोई फोन नहीं आया है। अभी बलौदाबाजार से मुझे ये खबर आई है कि वहां से फोर्स हटा ली गई है। हालांकि वो मेरे कारण नहीं हटाई गई है संभवतया, या पता नहीं अब दीपक सोनी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया हो। लेकिन जो मुझे मूल कारण समझ में आ रहा है कि गांव वालों ने आज का जो गिरफ्तारी आंदोलन था, जो जाने वाला था, वो उन्होंने 25 तारीख को संभवतया पोस्टपोन किया है, ऐसा कुछ है। तो या आगे की कोई डेट दी हुई है, सॉरी। तो अब इसमें मामला ये होता है कि अब मैं जिस समस्या पे लाना जा रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इस पोजीशन में है कि हम 2028 में हम फिर अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं, और या आज हम इस पोजीशन पे हैं तो मतदाता हमसे खुश है। और इसका बहुत सीधा सा जवाब है। ये प्रश्न मैं आप लोगों से भी किया हूं, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। और मेरा जवाब ये है कि कोट गांव का उदाहरण हमारी सरकार की अकर्मण्यता का एकदम साफ कहता है कि हमारी सरकार किस अकर्मण्य रूप से काम कर रही है। कोट गांव में आज इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, गांव की महिलाएं वहां बच्चों के साथ बैठी हुई है, जेल की बात कर रही है, लेकिन आज तक ना हमारे आदरणीय माननीय परम श्रद्धेय दीपक सोनी जी के पास टाइम मिला है कि वो अपने एसी केबिन को छोड़ के गांव वालों तक पहुंच जाए, पूछे कि भैया एक क्रशर इतना बड़ा कैसे हो गया कि महिलाओं को जेल भरो आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। ना ही हमारी एसपी मैडम को इतना टाइम मिल रहा है कि वो गांव में जाके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का परीक्षण कर सके कि भाई ऐसी स्थितियां क्यों आ रही है, वो जिला अधिकारी, दंडाधिकारी, कलेक्टर को एक रिपोर्ट दे सके। तो ये जो हमारे सीनियर बैठे हैं ना, तथाकथित सीनियर आईएएस आईपीएस जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनको आज के समय में छत्तीसगढ़ में आप सिंगल इंजन कह लीजिए, डबल इंजन कह लीजिए, ट्रिपल इंजन, चाहे 10 इंजन की सरकार कह लीजिए, इन्होंने निकम्मे और अकर्मण्यतापन के अलावा कुछ नहीं छोड़ा है। हम जीएसटी महोत्सव मना रहे हैं साहब, मैं बहुत ईमानदारी से खुल के बात कर रहा हूं साहब, मैं पार्टी का गुलाम नहीं हूं, बहुत सीधी बात कर रहा हूं। ना मेरे को टिकट की अपेक्षा है, ना मंडल आयोग की। मेरे को अभी कल ही एक मित्र कह रहे थे कि यार प्रतीक, इस मामले में तो टिकट नहीं मिलेगी, मंडल आयोग नहीं मिलेगा। मैंने कहा गोली मारो मंडल आयोग टिकट को, मैं खड़ा हूं जनता के लिए। एनएचएम की हड़ताल टूटी, वहां भी यही गतिरोध था सरकार का। 30 दिन तक एक आंदोलन खिंचा जिसका समाधान 2 मिनट का था, प्रशासनिक अकर्मण्यता और हमारे नेताओं की लापरवाही। और वही यहां पर हो रहा है कोर्ट में। और इसी तरह से आप तमाम फहरिस्त निकालते जाइए। तो सब मुझे ना जीएसटी को लेकर जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं है कि साहब हमारा उपहार दिया है, हमने यदि जनता के लिए किया है, जनता को दिल से फायदा होगा, तो उसका परिणाम मतदाता जब वोट देने जाएगा तब दिखेगा, हमारे कार्यक्रमों में उसका रिस्पॉन्स दिखेगा। लेकिन यदि आपको पता करना है ना, जीएसटी महोत्सव या हाफ बिजली, ये सब चीजें जो अभी हाफ बिजली खत्म किया है, एक काम करिए आप लोग, सिर्फ एक काम, स्वमूल्यांकन। कहीं जरूरत नहीं है जनता की ट्रेंड को समझने की। जितनी जगह पर जीएसटी महोत्सव के लाइव वीडियो जा रहे हैं, उनके नीचे के आप अंदर जाकर कमेंट्स देख लीजिए। कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा सब जीएसटी महोत्सव में जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है।
हाँ, जो लाइक्स आ रहे होंगे वो अलग विषय है, और मैं वैसे भी फेसबुक को लाइक्स और कमेंट्स और मतलब लाइक्स और व्यूज से नहीं जाता हूं। उसका असर कितना आ रहा है मैं इस पर जाता हूं। तो आप जीएसटी त्योहार मना रहे हैं, हमारे नेतागण तथाकथित खुश है कि प्रधानमंत्री जी के बचपन पर फिल्म आई और हमने उसको देखा, बड़ी जागृति आई, इतनी प्रेरणा मिली कि प्रधानमंत्री जी की फिल्म देखकर। अरे प्रधानमंत्री जी की फिल्म देखकर प्रेरणा मिल रही है तो काम तो कर लो। प्रधानमंत्री जी की फिल्म देखते हुए उसके वीडियो या सोशल मीडिया में पोस्ट डालने से जनता आपको सर पे नहीं बैठाने वाली है, वोट आपको जीरो मिलेंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि कोर्ट जैसे आंदोलन खड़े हैं, हाफ बिजली जैसा मुद्दा खड़ा है, और इस नौकरशाही ने जिस भ्रष्टाचार और जिस निरंकुशता को जन्म दे दिया है, उसकी तो आप सीमा छोड़ दीजिए साहब। सिवाय गिने चुने प्रदेश में 200-300, यदि पहले हमारी पार्टी की सरकार, जो डॉक्टर साहब की 15 साल की सरकार थी, उसमें हमारी पार्टी को आखिरी आखिरी के 3-4 सालों में कहा जाने लगा था कि सब 100-150 लोगों की पार्टी है ये, जिसमें यही आयोग के बनेंगे, यही कार्यकारिणी में आएंगे, यही पदाधिकारी बनेंगे और इन्हीं को टिकट मिलेगी। अब आप इसकी संख्या थोड़ा सा पिछले 100-125 को निकाल के 50 घटा दीजिए उसमें, और अब आगे के 50-100 को जोड़ दीजिए। आज भी हमारी सरकार जिस तरह से चल रही है, पार्टी ये 100-150 लोगों की ही सरकार पार्टी चल रही है। शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है। तो 100-150 से ज्यादा की पार्टी नहीं है। कारण जितने वरिष्ठ प्रतिबद्ध और कर्मठ लोग बैठे हैं हमारे संगठन के, वो सब किनारे हो चुके हैं। आज हमारी संगठन के इंटरनल आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख लीजिए, वो संदेश यदि कभी मीडिया में लाइव हो जाए तो पार्टी की इतनी भद्द पिटने वाली है। कारण कि जो पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, नामित किए जा रहे हैं, भगवान भरोसे कहां से हो रहे हैं। हर चीज में ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि सब दिल्ली से हो रहा है, फालतू बात है। मैं फिर बोलता हूं, अभी किसी ने फिर कल हम लोग काफी 3-4 लोग बैठे थे, चर्चा चल रही थी, बोले वो तो दिल्ली से हुआ है, संगठन के एक बड़े प्रमुख व्यक्ति थे। मैंने कहा यार ये सब आप जनता को बताना, फालतू बातें नौटंकियां करना कि ये दिल्ली से हो रहा है, सब आप लोग यहीं से कर रहे हो, कहीं कोई दिल्ली से नहीं है। और लेकिन मजेदार चीजें हो रही कि पार्टी की जो भद्द पिट रही है, जो भद्द पिट रही है, उसकी सीमा नहीं है। कांग्रेसी लोगों ने आपकी पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। मुझे मजा कब आता है, आज देखिए बिहार की राजनीति, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो प्रशांत किशोर को मैं सीरियसली बहुत मानता हूं। आज बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक ऐसा विकल्प दे दिया है, जहां बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी, जो पहले प्रशांत किशोर पे तबीयत से आरोप लगा रहे थे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और आज दिलीप जायसवाल जी भाग रहे हैं कि प्रशांत किशोर का नाम सुन के कि कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो कमोबेश स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ भी आज एक बहुत बड़े वैक्यूम से गुजर रहा है। हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि यदि यह वैक्यूम भर गया, मैं नहीं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी या स्वराज जो भी है, कहीं ये वैक्यूम भर गया तो आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को चेहरा छुपाते नहीं बनेगा साहब। आयुष्मान कार्ड की एनएचएम, आप ये आपकी पार्टी की स्थिति दिखाता है कि एनएचएम जो शासकीय कर्मचारी हैं, संविदा भले हैं, इन्होंने आपकी इस बात को नकार दिया कि साहब हम आयुष्मान कार्ड को लेंगे ही नहीं। आप यदि आयुष्मान कार्ड का बीमा हमको दे रहे हो तो हम लेंगे नहीं। आपकी कर्मचारी यदि आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप किस मुंह से आप डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं? ये बोगी तो साहब आपकी है ही नहीं। आप तो जबरदस्ती अपने पीछे इंजन में बोगी ढोने के लिए पड़े हुए हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि आज जिस तरह से आईएएस ने अपना जाल बिछा लिया है, लोक निर्माण विभाग, खाद्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अभी एक तरफ से सारे विभागों के नाम ले लीजिए, करप्शन इस बुरी स्थिति में आ चुका है। अभी कल ही एक जगह में गया था, अब मैं अभी उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो विषय नहीं है, लेकिन ये इसको आप सामान्य कर दीजिए। अंबिकापुर में एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ, हालांकि बड़ी मतलब मुझे सभ्यता के नाम से तो समझ में नहीं आई, लेकिन बात उसने सच्ची कही कि सड़कों की जो हालत हो गई साहब, ये पैसा जा कहां रहा है। मैं अभी बात कर रहा था पीडब्ल्यूडी की, उसमें ये इस शेप का रॉड डलना है लोहे का, ठेकेदार ने डाला है ये यहां, बीच को छोड़ दिया है। और इसका कारण क्या हुआ वो बहुत स्वाभाविक है, या तो
बिलो गया होगा टेंडर, या फिर जो संबंधित अधिकारी मंत्री जी हैं उन्होंने पैसा ज्यादा मांगा होगा, तो उसने कहा साहब मैं पैसा ज्यादा दे रहा हूं तो साहब ये काम तो ऐसे ही करूंगा। फिर आप कहेंगे कि साहब 1 साल में सड़क उधड़ गई, पुल खराब हो गया। और इसका असर क्या हो रहा है साहब? शर्तिया मान लीजिए साहब कि आप में से अधिकांश मंत्री चुनाव हारने वाले हैं। और कमोबेश यदि यही स्थिति चल रही है, दीपक सोनी जैसे यदि कलेक्टर जिलों में बैठे हैं, तो आप ये भी एकदम तय मानिए कि जेंसी ये सब आप लोग नेपाल नेपाल की बात कर रहे हैं ना, इसमें कम्युनिस्ट और इन लोगों का आप एंगल दे देते हैं। सब कम्युनिस्ट और इन सबको गोली मार दीजिए, हमारे भारत में इस तरह नहीं होगा। लेकिन हमारे भारत में ना ये बीजेपी ही करवाएगी, हम ही लोग करवाएंगे, क्योंकि सब इन्होंने सत्ता हमको दी, हम कर नहीं रहे हैं, अधिकारी निरंकुशता कर रहे हैं, लोग जूते मारेंगे अधिकारियों को, बता रहा हूं मैं। और 2-3 महीने ये स्थिति आ जाने दीजिए। ये जो इस तरह के अधिकारी बैठे हुए हैं जिले कलेक्टर में, जो अपनी बादशाहत दिखाते हैं, हमारे नेता मंत्रियों ने पावर तो ले लिया है लेकिन जिम्मेदारी जो है उसको छोड़ दिया है। सब मगन है टेंडर खरीदी में, कैसे पैसे बटोरा जा सकता है। एक मंत्री जी 100 एकड़ की जमीन खरीद रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक का साहब दुबई में इन्वेस्टमेंट होता है, फ्लाइट से आते जाते हैं चुपचाप। हर कोई पैसे वसूलने में व्यस्त है, अचानक निर्णय ले लिए जाते हैं। अधिकारियों में इतना असंतोष आ रहा है, अधिकारी हमारे कह रहे हैं साहब कि हमको तो ईओडब्ल्यू और एसीबी का डर दिखाकर हड़ताल तुड़वाई जा रही है हमारी। तो साहब ईओडब्ल्यू एसीबी से आप सरकार चलाएंगे तो साहब 28 में तो जूते मारेंगे लोग, बच ही नहीं सकते हैं साहब। मैं आप मेरे से एफिडेविट ले लीजिए, और 28 बहुत दूर है, मैं कह रहा हूं ना, ये दिसंबर जनवरी आते आते, हालांकि मैं बिल्कुल आशान्वित हूं कि 26 जनवरी तक काफी कुछ स्थितियां बदलने वाली है, जैसी खबरें भी आ रही है। लेकिन आप समझिए कि आप तो पूरी तरह से तबाह होने वाले हैं। और आपका काम क्या होगा? आप पैसे बटोरेंगे और आप निकल जाएंगे। अधिकारी दिल्ली चले जाएंगे, बहुत सारे अधिकारी तैयारी में है सेंट्रल डेपुटेशन में जाने की। क्यों? क्योंकि भाई झोला भरते जा रहा है, स्थिति जहां बिगड़ी तहां वो निकल जाएंगे। और साहब आखिरी में जो बचेंगे वो आपके और हमारे जैसे लोग बचेंगे, जो ना किसी पद के लिए काम कर रहे थे ना टिकट के लिए काम कर रहे थे। मुझसे फिर किसी ने पूछा तखतपुर चुनाव का क्या होगा टिकट का। मैंने कहा तखतपुर चुनाव की जरूरत क्या है मुझे आज। आज यदि सरकार मेरी बात सुन रही है तो मुझे ना विधायकी चाहिए, ना मंत्री चाहिए, ना मुख्यमंत्री चाहिए। आज मैं इस पोजीशन में हूं। मैं बसंत अग्रवाल वाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं वो जो आरोप उन पे लगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं बहुत नम्रता से बात रखता हूं, दोनों के बीच समन्वय की बात कर रहा हूं, और उसके समाधान निकल रहे हैं। यदि मेरे वीडियो के बाद 45 डीएसपी के ट्रांसफर हो जा रहे हैं, जिसकी फाइल गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्री सचिवालय मंगाई जा रही थी, तो मेरे लिए यह उपलब्धि है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा मान मेरी बात का रखा गया। यदि मैं एक बात कहता हूं और अगले दिन शराब घोटाले में जिम्मेदार जो लगभग 22-24 अधिकारी हैं उनका सस्पेंशन ऑर्डर अगले दिन निकल जाता है, तो साहब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी से ज्यादा मान है मेरी बात का। क्यों? क्योंकि मैं सही बात कह रहा हूं। मैं किसी बिना लोभ के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के ये बात कह रहा हूं। ये विशुद्ध तौर पे जनता के लिए बात कह रहा हूं, ये इसीलिए मानी जा रही है। तो लेकिन ये बात हमारे पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। हमारे एक पदाधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लग गए हैं, सब पार्टी चुप। क्यों? क्योंकि सब आपने फैसला ले लिया है। हमने फैसला ले लिया है तो हम तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो फिर बंधे हुए हैं, हमारी बुद्धि सड़ गई है, हम तो भ्रष्ट हो चुके हैं। तो आज की बात का सार सिर्फ इतना है कि ये जितने अब इस नई पीढ़ी के जो 100-150 पदाधिकारी आ गए हैं, आप बढ़िया मेहनत करिए, आप अच्छी फोटो खिंचवाइए, आप अच्छे सोशल मीडिया में बढ़िया बढ़िया पोस्ट डालिए, और अपना पूरा भक्ति भाव दिखाइए। क्योंकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आपका ऐसा एक भी काम नहीं है, सिंगल काम ऐसा नहीं है। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहता हूं, आप एक सिंगल काम दिखाइए। आपका ऐसा एक भी सिंगल काम नहीं है जो कि जनता के लिए, आपके मतदाताओं के लिए दिख रहा है। खाद नहीं मिल रही है कहीं किसानों को, इस पर कहीं कोई हमारी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने आवाज नहीं उठाई। कारण कि सब पार्टी में अनुशासनहीनता आ जाएगी। तो सब ये पार्टी नहीं हुई है, तो मैंने पहले ही कहा कंपनी हो गई। आप तो
सेल्फ मोटिवेटेड नॉन पेड स्टाफ हो गए पार्टी के, पार्टी नामक कंपनी के। यदि आप कार्यकर्ता होते तो आप निश्चित तौर पे पूछते कि भाई साहब आपके खाद हमारे नहीं पहुंचने से मेरी छवि खराब हो रही है, मैं पार्टी की विचारधारा को नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूं, विचारधारा के उल्टे मेरी ये बात जा रही है, जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि पार्टी के पदाधिकारी तो आदेश जारी करते हैं, अंतिम रूप से मतदाता को किसको फेस करना है? जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है। और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है साहब पार्टी निकाल देगी। कुछ समय पहले मेरे पास एक साथी का फोन आया था, वो भी संगठन के थे। मैंने कहा मान लो जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं यदि आप सब लोग वो प्रश्न उठाने लगे तो क्या होगा? तो उनका एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया, अरे प्रतीक भाई निकाल देंगे यार पार्टी से। तो मैंने कहा पार्टी से निकाल देंगे तो क्या होगा? आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी क्या? आपका स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा क्या? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा यदि प्रदेश के हर मतलब मंडल स्तर से यदि 5-5 कार्यकर्ता भी निकल कर आ जाए ना कि साहब पार्टी के, और पार्टी नहीं है ये मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने अपनी पिछली पोस्ट में भी कहा था कि ये निर्णय सरकार का नहीं है। एनएचएम की जो हड़ताल हो रही थी उस समय मैंने बार बार कहा था कि यह निर्णय सरकार में बैठे 1 या 2 व्यक्तियों का निर्णय है जो कि तथाकथित रूप से पद में बैठे हुए हैं। सरकार का निर्णय कब होता है? जब जवाबदेही होती है। तो इसी तरह से ये भी अभी जो काम पूरे हो रहे हैं ना, ये हमारी सरकार के काम नहीं है, ये मंत्रिमंडल में बैठे हुए 2-3 लोग और जो तथाकथित पदाधिकारी बैठे हैं, या तो डायरेक्टर हैं या सेक्रेटरी हैं या कलेक्टर हैं या और भी कोई है, ये व्यक्तियों के काम हो रहे हैं क्योंकि इनके निर्णय में कहीं जवाबदेही नहीं दिख रही है। और यदि यही चीज चलती रही, यही निरंकुशता चलती रही, आप एकदम मानकर चलिए सबसे पहली जो मार पड़ने वाली है जनता से वो इन फ्रंट, जो कहा जाए ना फ्रंट ऑफिसेस में जो हमारे बैठे हुए हैं ना तथाकथित कलेक्टर, इनको ही पड़ने वाली है। एक कलेक्टर ने तो पत्र लिख दिया था गोपाल वर्मा जी ने कि साहब मेरी मेरी सुरक्षा खतरे में आ रही है। हालांकि उसका विषय दूसरा था, लेकिन आप ये मानिए यदि यही स्थिति चलती रही, आप आम जनता के हितों से खिलवाड़ करते रहेंगे, उनके पैसे भ्रष्टाचार में डुबाते रहेंगे, अपनी तानाशाही दिखाते रहेंगे, आप सोचेंगे कि जनता मेरे केबिन में घुसे तो मेरे से डर कर घुसे, कांपते हुए घुसे, मेरी इज्जत करे, तो साहब ये इज्जत नहीं, ये आपके पद का डर है, आपका भी नहीं है। और इसको बचाना, सरकार की छवि को बचाना आप लोगों के ऊपर है। और यदि आप नहीं बचा सकते हैं तो अंतिम बात अब आ रही है मेरी बात। मेरी क्या भूमिका है मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, और तखतपुर के भी हमारे यदि साथी इसको बाद में सुनेंगे तो आप जरूर ध्यान रखें। आप, मैं यदि राजनीतिक रूप से सक्रिय हूं तो ये आप मानकर चल लीजिए मैं प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हूं। प्रदेश की जनता का जहां मुद्दा आएगा मैं उनके साथ खड़ा हूं, और यदि प्रदेश की जनता मेरे निर्णय से फायदा पहुंचता है, मेरे काम से यदि फायदा पहुंचता है, तो मुझे पता है कि वो मेरी जनता मेरे कहने पर मेरी पार्टी और मेरे संगठन को भी वोट देगी। लेकिन यदि मैं अपने इन संगठन के ऐसे पदाधिकारियों और ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं जो कि सिर्फ सोशल मीडिया तक अपने आप को सीमित करना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैं लाख उनके साथ तस्वीरें डाल दूं, उनका एक वोट नहीं मिलने वाला है। और आज इसीलिए शायद गांव गांव तक ये बात आ रही है, हमारे संगठन के पदाधिकारी मेरे से कह रहे हैं कि प्रतीक भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम लोग अब जमीनी स्तर पे, जो दलालों की फौज खड़ी हो चुकी है, हर कोई अपने फायदे का सौदा कर रहा है यहां पे बैठ के। तो यदि सरकार आप इन लोगों के भरोसे चलाना चाह रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दीपक सोनी जी, आप बलौदा बाजार के कोट गांव का समाधान करेंगे। एक क्रशर वाले की इतनी औकात नहीं है, साफ शब्दों में कह रहा हूं, भले पॉलिटिकली कितना भी मजबूत आदमी होगा, वो पर्टिकुलर एक समाज की बात है, साहू समाज का व्यक्ति है ऐसा बताया जाता है। आप ये सब सामाजिक राजनीति में बांधना मेरे को बंद कर दीजिए। मैं जब तखतपुर का चुनाव लड़ रहा था तो मेरे लिए हर वर्ग के मतदाता जो है वो बराबर सम्मान के थे और मैंने उनको बराबरी के लिए काम किया। एनएचएम की हड़ताल भी जो खत्म हुई उसमें किसी वर्ग की बात नहीं थी, एक पूरे समाज और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की बात थी। लेकिन अब फिर बात यह आ रही है कि एनएचएम की हड़ताल तो खत्म हो गई है लेकिन शासन की ओर से कोई प्रभावी कदम दिख नहीं रहा है। तो मेरी बात बस इतनी है
कि सब वादा करके मत भूल जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। यदि एनएचएम की हड़ताल झूठ बोलकर समाप्त कराई गई है, तो मैं ये वादा करूंगा कि हमारे मंत्री अगले चुनाव में ना जीत पाए। मैं उस क्षेत्र में पूरी ताकत लगा दूंगा अपनी। और दूसरी बात है, आप पहली चीज वादा मत करिए। दूसरी बात, किसी समस्या को ऐसा मत खींचिए जो आप अभी कर रहे हैं। हर जगह छोटी से छोटी, प्रदेश में छोटी से छोटी समस्या नजरअंदाज की जा रही है प्रशासन के द्वारा। और दुर्भाग्य से जिस तरह से बलौदा बाजार की बात है, शायद टंकराम वर्मा जी वहां के मंत्री हैं और शायद श्याम बिहारी जायसवाल जी प्रभारी मंत्री हैं। अभी ये फेरबदल में शायद नहीं हुआ हो, तो शायद श्याम बिहारी जी। मुझे आश्चर्य होता है कोटगांव में दोनों नहीं पहुंचे अभी तक, ना इनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा है। यदि जनता से आप इतनी दूरी कर रहे हैं, आप तय मानिए आप हार रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, अच्छे, ईमानदार, कर्मठ और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को निकलकर अब सामने आना होगा। आइए हम लोग 2028 की सरकार बनाने में पार्टी के समक्ष जो 100-150 लोगों की टीम है ना, इसके बाहर काम करें। क्योंकि ये 100-150 लोग जो हैं वो अपना हित साध कर अपना शांत हो जाएंगे। ये फोटो खिंचाने वाले ही लोग हैं, इनको आज तक जनता के मुद्दों पर उतरते नहीं देखा मैंने। धर्मांतरण पे थोड़ी बहुत बात हो रही है, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं हो रही है, गौ हत्या पे थोड़ी बहुत बात हो रही है। इसके अलावा और ऐसे तमाम विषय ले लीजिए आप, पूरी लंबी संख्या है। तो यदि हमको हमारी सरकार से पीड़ित होना है साहब, तो हमको भी फिर हमारी सरकार के लिए विकल्प देना पड़ेगा। क्योंकि कारण क्या है कि ये जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, ये तो सब यही कह देते हैं कि नहीं साहब ये बेहतर व्यक्ति होगा। हम सर चलिए पार्टी में ही एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। आज मेरी सभी कार्यकर्ताओं से ये बात है, आइए भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत तो नहीं कहूंगा, जो तथाकथित अनुशासन के नाम पर जो पार्टी लाइन चल रही है, आइए उसके समानांतर हम वास्तविक अनुशासन, वास्तविक प्रतिबद्धता और वास्तविक विचारधारा की एक लाइन खींचे। आइए प्रदेश में एक ऐसी टीम बनकर निकले जो वास्तविक रूप में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लिए काम करे, उसके मुद्दों पर काम करे, ना कि टिकट, पद और किसी महत्वाकांक्षा या किसी लालच के लिए काम करे। हाँ, हमारे कामों से यदि वो हमको स्थान मिलता है तो हमको बिल्कुल एकदम उचित है, लेकिन हमको वो चीज मंजूर नहीं है कि साहब आइए आप मेरे जब पैर छुएंगे तब आपको पद मिलेगा, आप यदि मेरे द्वारे आप 4 चक्कर लगाएंगे तो आपको पद मिलेगा। भाई साहब हमारे कुछ भी कर ले, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, मतलब तमाम चीजों से सब कुछ कर ले, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन कार्यकर्ता यदि उनके पैर नहीं छूता है तो भैया कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करता है और आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। असब मेरे से बहुत सारे लोग पूछे कि प्रतीक जी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते हो आप। मैंने कहा जिस दिन मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया उस दिन मैं भी इन 150 लोगों की फौज में आ जाऊंगा और मैं जनता की बात नहीं करूंगा, विचारधारा की बात नहीं करूंगा। मैं भी लग जाऊंगा, भाई ऊपर से एक आदेश आया है चलो नौकरी करनी है, तो सब नहीं कर सकता यार नौकरी। मैं जनता के लिए आया हूं, राजनीति में जनता के लिए काम करूंगा। तो मैं बस इसीलिए कह रहा हूं, हमारे पार्टी में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो आज शांति से चुपचाप बैठे हैं। आज ये बात मेरी उनके लिए है। आइए हम लोग मिलकर पार्टी के आगे बढ़ते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे निकम्मे अकर्मण्य अधिकारियों को ठीक करके रहेंगे, ये भरोसा है। तो दीपक सोनी जी, आज का ये संदेश अंतिम रूप से आपके लिए। बलौदा बाजार प्रकरण को तत्काल समाप्त करवाइए। यदि आप एक क्रशर के ऑनर को, मालिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि वहां आपको धन का संग्रहण करने के लिए नहीं भेजा गया है। यदि आप कर्मण्य हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, परिणाम दीजिए। अकर्मण्य है तो नौकरी छोड़िए और चुपचाप जाकर अपने परिवार के साथ बढ़िया समय बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।